माधव के साथ है साहब, मैं आपके लिए झूठा बयान नहीं दे सकता। इंजीनियर साहब, आपके झूठ में ही सबका भला है। मैं अगर डूबा तो टाइटैनिक की तरह सबको ले डूबूंगा। बड़े बड़े नाम है लिस्ट में। सर आप क्या ऑर्डर करेंगे? अबे तू क्यों आ गया? अरे उसे भेज जो वहीद मिराज की तरह दिखता है। चलो वो ऑर्डर लेगा। जाओ राम से। जी सर। हाँ भाई हीरो, उस दिन की मार तो याद है ना तुम्हें? हैं? चल जाकर लेमन राइट बना कर ला। और हाँ, इस बार अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारा दूसरा गाल भी लाल कर दूंगा, समझा? चलो जल्दी। आमिर तुम रहने दो, मैं कबीर से कह दूंगा वो सर्व कर देगा। नहीं सर, ये ऑर्डर तो मैं ही सर्व करूंगा। लेकिन गुस्से को काबू रखना है, ओके? जी सर। शाबाश। ठीक है ठीक है। ठीक है ईवान साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, लेकिन आप... लेकिन क्या इंजीनियर साहब, आप बेफिक्र रहे, मैं सब समझ गया हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ ए हीरो, रुक रुक रुक, पहले मुझे टेस्ट तो करने दो। क्या बना कर लाए हो? नहीं आमिर साहब प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप ईवान साहब? अरे ये कमबख्त इसी काबिल है। प्लीज। गंदी नाली का कीड़ा। चलो। ये क्या मिला दिया इसने? मेरा गला। मेरा नाम अख्तर अंसारी है मैडम, और मैं आमिर का बाप हूँ जिसे मलिक अवान कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया है। वो वेटर आमिर, पुलिस का तो कहना है कि कत्ल उसी ने किया। नहीं नहीं, मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया है, बेगुनाह है। देखिए अख्तर साहब, सब वालिदैन को यही लगता है कि उनकी औलाद बहुत मासूम है, बेकसूर है। मैं ये बात शफकत की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ मैडम, बल्कि दलाइल पर कह रहा हूँ।
आप उसकी तालीमी फाइल उठाकर देखें, वो हमेशा तालीमी सफ़र में टॉप पर रहा है। मेरिट पर उसने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, दिन में कॉलेज जाना और फिर रात को पार्ट टाइम जॉब करना ताकि अपने कॉलेज की फीस अदा कर सके। क्या ऐसा शख्स कत्ल कर सकता है? आप ही सोचें। लेकिन पुलिस तो कहती है कि मकतूल उसे बार बार जलील करता था और उसने इंतकाम लेने के लिए ये कार्रवाई की। अरे फाइनल ईयर में था मेरा बेटा। तिनका तिनका जोड़कर जिसने अपना घोंसला बनाया हो, एक झटके में मुस्तकबिल कैसे तबाह कर सकता है अपना? आप सोचें जरा। कि मलिक अवान के खिलाफ साइट एरिया स्कीम में तफ्तीश नहीं चल रही थी? बिल्कुल, और सुना है तफ्तीशी टीम को वो अपने हिस्सेदारों का नाम भी बताने वाला था। मुझे तो लगता है मैडम कि मेरा बेटा दो बड़ों की लड़ाई में पिसकर रह गया है। किसी ने अपनी जाती दुश्मनी निकालकर इल्ज़ाम उस पर डाल दिया है। मेरी आपसे इल्तिजा है मैडम, अकलौता बेटा है, मजलूम है, उसे निजात दिलाइए। देखिए अख्तर साहब, मैं जाकर मिलती हूँ आपके बेटे आमिर से। अगर मुझे लगा कि वो सच बोल रहा है तो फिर उसका केस लड़ूंगी मैं। आप मुझे अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस बता दीजिए, मैं आपसे राब्ते में रहूँगी। वो फ़ोन नंबर तो मेरे पास फ़ोन नहीं है, और एड्रेस मैं आपसे खुद ही रब्ता कर लूँगा मैडम। एड्रेस लिखवा दीजिए। मैंने कहा ना कि मैं आपसे खुद ही रब्ता कर लूँगा। आपसे एक दरख्वास्त है मैडम, मेरे बेटे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये केस मैंने आपसे लड़ने के लिए कहा है। क्यों? दरअसल बात यह है कि हम दोनों बाप बेटों के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, और उसकी माँ के मरने के बाद मेरी उससे अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई है। हो सकता है कि वो आपसे ताउन ना करे। चलें ठीक है, नहीं बताऊंगी उनसे। आसिफ साहब, उस वेटर पर से वो केस नहीं हटना चाहिए। और हाँ, हाउसिंग स्कीम वाला तस्करा आपने कोर्ट में नहीं उठाना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें हसन साहब। आप औरों के लिए साबिक वजीर होंगे, हमारे लिए तो आज भी आप ही वजीर हैं। यकीन कीजिए कि इस केस में उस लड़के की उम्र कैद तो पक्की है। बिल्कुल, होना भी ऐसा ही चाहिए। सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। आमिर, ठीक हो? आप तो आमना कबीर साहिबा है ना? मैंने आपको टीवी पे देखा है, लेकिन आप यहाँ कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ ये लॉकअप में क्या पढ़ रहे हो? जी वो तैयारी कर रहा था। 3 माह बाद इंजीनियरिंग के लास्ट एग्जाम से मेरे। तुम्हें अंदाजा है ना तुम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा है, मुकदमा चल रहा है। तुम्हें लगता है तुम 3 महीने के बाद एग्जाम्स दे पाओगे? जी जानता हूँ, मुझे यकीन है कि मैं रिहा हो जाऊंगा क्योंकि मैं बेकसूर हूँ और 3 माह बाद इस लॉकअप में नहीं रहूंगा, बल्कि अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहूंगा। वालिद की आखिरी ख्वाहिश? जी हाँ, मेरे मरहूम वालिद अख्तर अंसारी, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनूं। तुम्हारे वालिद अख्तर अंसारी जिंदा नहीं है, वफात पा चुके हैं? जी
तकरीबन 10 साल पहले एक ट्रेन हादसे में वफात पा गए थे। मैडम आमिर ठीक कह रहा था। 10 साल पहले कराची से रोड़ी जाने वाली ट्रेन एक हादसे का शिकार हो गई थी और उसमें जाबाग होने वाले अफराद की लिस्ट में अख्तर अंसारी का नाम शामिल था। और अख्तर अंसारी ने अपने लवाहिकीन में एक बेवा और एक बेटा छोड़ा था और ये वही बेटा है आमिर। मैं ये सोच रही हूँ शहरियार कि जो शख्स हमें उस रोज मिलने आया था तो फिर वो कौन है? मैडम वो अख्तर अंसारी का जुड़वा भाई हो सकता है या फिर मरा हुआ आदमी, डेड मैन। नहीं, ये शख्स जो अख्तर अंसारी का रूप धार कर आया था लेकिन मशकूक सा इंसान है। हो सकता है इस कत्ल की वारदात से इसका भी ताल्लुक हो। हेलो, मैं अख्तर अंसारी बात कर रहा हूँ मैडम। आप मिली मेरे बेटे से? मुझे यकीन है कि वो बेकसूर है। जी अख्तर साहब, मैं आपके बेटे से तो मिली, लेकिन एक मरे हुए आदमी की बात पर कौन एतबार कर सकता है? हाँ, मैं मरा हुआ ही सही, मगर मेरा बेटा तो बेकसूर है ना। और आप जैसी काबिल वकील के होते हुए मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा बच जाएगा। कौन था मैडम? एक मरा हुआ आदमी। मिस आमना, मेरा ख्याल है कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं चुटकियों में साबित कर दूंगा कि उस रात आमिर अंसारी ही ने बिल्डर मलिक ऐवान को कत्ल किया है और ये कत्ल उसने अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए किया है। वजह मौत पोटेशियम थैलेमाइड नामी केमिकल है जिसके ट्रेसेस मलिक ऐवान के ग्लास से भी मिले और वो ग्लास आपके इस क्लाइंट ने सर्व किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कब इनकार कर रही हूँ। मुझे तो एतराज है उस कमजोर मोहरिक पर जो वकील साहब बयान कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मोहरिक को मजबूत करते हैं गवाहान। वही अहमद तो 2 माह पहले ही आया था हमारे पास। अब नौकरी की तो नखरा कैसा। हाँ, एक दफा मलिक ऐवान साहब ने इसको डांटा जरूर था, लेकिन सर ये आंबर तो बहुत गुस्से में आ गया था। कहने लगा मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। सर मैंने बहुत समझाया इसको। समझ कैसे आती, खून गर्म था, बदला लेने का फैसला कर लिया और कत्ल कर डाला मलिक ऐवान को। वकील साहब, आपके गवाह से सिर्फ झगड़े की तस्दीक होती है, कत्ल की तस्दीक नहीं होती। और आपका गवाह तो खुद जाए वकुआ पे मौजूद था। इनके गवाह का नाम तो सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल होना चाहिए। एक गवाह और है हमना साहब, रेस्टोरेंट का मालिक रियाज, जिसने उस दिन की पूरी रोदात सुनाई जब मलिक ऐवान ने आमिर को थप्पड़ मारा था। रुक, ये लेमन नेट है, ये नलके का पानी बेवकूफ बनाया मुझे। ये क्या किया? ये मैंने नहीं, दूसरे वेटर ने बनाया था। आई समझ? जुबान चिल्ला रहा है। अबे मुझे जवाब दे रहा है। आइंदा के बाद अगर हाथ उठाया ना तो जान ले लूंगा। बोल, मुझे धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है मुझे। ये मेरी जान भी लेगा। चल ले मेरी जान। कौन सा? प्लीज हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। बच्चा है, सीख रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज। बच्चा है तो इसे तमीज सिखाओ कि किससे कब कैसे बात करनी है। आप बैठिए। तुम ले शाबाश, जाओ आओ बैठिए। जब जानते हो कि उसके अंदर क्या है, कैसी नेचर है, तुम उससे क्यों बहस कर रहे थे? नहीं सर, आज तक मेरी किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं की। अगली बार उसने ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश भी की ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अगली बार नहीं छोड़ूंगा, यही कहा था मुझे। मगर उस रात भी मलिक ऐवान ने आमिर को जलील किया और इस बार उसने कत्ल करने का पूरा मंसूबा बना रखा। ऐवान की मेज से ड्रिंक काउंटर का फासला तकरीबन 20 कदम का है। आमिर वहां तक गया, लेमनेड बनाया, पलटा और 10 कदम चलने के बाद एकदम रुक गया। फिर वो साइड टेबल की तरफ गया, आवान साहब के गिलास में केमिकल डाला और वो गिलास उनके सामने ले जाकर रखा, जिसे पीते ही उनकी मौत वाक़ हो गई। आप तो इस तरह से ये वाकया बयान कर रहे हैं जैसे आपने टीवी पर देखा। आमना साहिबा, ये सब मैंने टीवी पर नहीं बल्कि एक मोबाइल से ली जाने वाली तस्वीर में देखा। साफ देखा जा सकता है कि ये तीनों दोस्त रेस्टोरेंट गए। इन्होंने वहां पर सेल्फियां ली, जिनमें से एक सेल्फी में आमिर साइड टेबल के पास छुपकर जहर मिलाता हुआ देखा जा सकता है। वकील साहब, इस तस्वीर में ना तो आमिर के हाथ देखे जा सकते हैं, ना ही जहर की शीशी। उस रोज क्या हुआ था मुझे आमिर ने बहुत तफसील से बताया। वो काउंटर के पीछे सिर्फ इसलिए गया था कि मलिक ऐवान के लेमनेड के ग्लास में स्ट्रॉ डालना था, क्योंकि मलिक ऐवान अपना लेमनेड स्ट्रॉ के बगैर पीते नहीं थे। इतनी सी बात। वे सामने आपके क्लाइंट ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। जिस वक्त मकतूल को लेमनेड सर्व किया गया तो उसने स्ट्रॉ निकालकर बाहर किया और ग्लास में ही लेमनेड किया। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि आपका क्लाइंट ग्लास में जहर मिला। आमना साहिबा, प्रोसिक्यूशन के पास जो दलाइल हैं, मेरा ख्याल है कि वो आपके मुवक्किल को मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी है। ये काम तो अदालत का है कि मेरा क्लाइंट मुजरिम है या नहीं। बहरहाल आपकी तफ्तीश बहुत कमज़ोर है। आप लोगों ने तफ्तीश में अभी तक उस शख्स को तो शामिल ही नहीं किया है जिस पर सबसे ज़्यादा शक किया जा सकता था, जो मकतूल के सबसे करीब बैठा है, वकास। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। जी, मलिक ऐवान ने ही मुझे वहां बुलवाया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ किस सिलसिले में? दरअसल वो मुझे रिश्वत देना चाहता था। साइड एरिया में एक हाउसिंग स्कीम है और इसमें इसके खिलाफ गबन के इल्जामात हैं और तफ्तीश आखिरी मराहिल पर है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर आप थे। जी बिल्कुल। दरअसल ये प्रोजेक्ट मलिक ऐवान के हरीफ इकराम शेख के पास था, फिर मलिक ऐवान ने इसे हथिया लिया। अब वो ये चाहता था कि मैं इकराम शेख के खिलाफ गवाही दूँ कि गलत नक्शा जो है मलिक ऐवान ने नहीं बल्कि इकराम शेख ने पास करवाया। और इस गवाही से मलिक ऐवान साफ बच जाता और सारा का सारा इल्ज़ाम इकराम शेख पर आ जाता। जी बिल्कुल ऐसा ही होता। और उसके लिए उसने मुझे ठीक ठाक रिश्वत देने की ऑफर भी की। सामने आप भी कमाल करती। अरे भाई, मैं मानता हूँ कि मलिक ऐवान पर करोड़ों के गबन का केस चल रहा था, मगर आप इस केस को कत्ल के केस से जोड़ रहे हैं। मैं नहीं जोड़ रही वकील साहब, आप जोड़ रहे हैं। मैं? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आप जरा मुझे वो सेल्फी दोबारा से दिखाइएगा। इसमें आप देखिए, ये जो आमिर से चंद कदम दूर शख्स खड़ा है ना, इसका नाम है फैसल बुलेट। ये इलियास बुखारी की गैंग का बहुत मशहूर गुंडा है, आप तो अच्छी तरह जानते होंगे। अब फैसल बुलेट का वहाँ मौजूद होना इस बात को साबित करता है कि इलियास बुखारी का इस वारदात से गहरा ताल्लुक है। सामने आप भी कमाल करती हैं भाई, कहानियां गढ़ना तो कोई आपसे सीखे। भाई बिजली क्यों चली गई? आप बशीर, कहाँ मर गए सारे के सारे?
मगर ये बिजली गई ही क्यों? अरे भाई आपके जनरेटर सिस्टम काम वाम नहीं करता क्या? अरे वकील साहब, आपको पता है बिजली का निज़ाम कैसा हमारे यहाँ का? असल में हवलदार साहब ने मेरे कहने पर ही चंद सेकंड्स के लिए यहाँ की लाइट बंद की थी। उस रोज रेस्टोरेंट में भी तो 20 सेकंड्स के लिए लाइट गई थी ना। क्या ये मुमकिन नहीं है कि उन 20 सेकंड्स का किसी ने फायदा उठाया हो और मलिक ऐवान के ग्लास में जहर डाल दिया हो? आप भी कमाल करती है मिसाल। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपके करीब आए, आपके ग्लास में जहर मिला दे और आपको पता भी ना चले? कमाल करती हैं आप। ये कहां से? ये मेरे मार्कर का कैप है, मैंने आपकी प्याली में डाला। इंस्पेक्टर साहब, अब जरा आप खुद सोचिए कि एक आसिफ साहब जैसा काबिल वकील, प्याली उनके हाथ में, चंद सेकंड्स के लिए लाइट गई और मैंने अपने मार्कर का कैप उनकी प्याली में डाल दिया। तो क्या फैसल बुलेट जैसा बदमाश 20 सेकंड्स का फायदा उठा के आमिर जब वहां से गुजर रहा था तो मलिक ऐवान के ग्लास में जहर नहीं डाल सकता? अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? इंसान अगर नियत करे ना तो मरे हुए आदमी को भी ढूंढ लेता है, और आप तो माशाल्लाह से जिंदा हैं। इतना मुश्किल नहीं था वैसे आपको ढूंढना। आपने जिस नंबर से हमें कॉल की थी बस उसकी लोकेशन ट्रेस करवाई तो मालूम हुआ आप ज़्यादातर इसी रेस्टोरेंट में पाए जाते हैं। वैसे आपके बारे में जैसा सुना था ना मैंने, बिल्कुल वैसा ही पाया। वैसे आप ये तो बताइए कि आप जिंदा हैं, उसके बावजूद आपने ये अपने मरने का ड्रामा क्यों रचाया हुआ है? बदकिस्मती की वजह से। 10 साल पहले एक बैंक में डकैती हुई थी, उसका मैनेजर मारा गया था। उस कार्रवाई में मेरे चंद उबाश दोस्त शामिल थे। पुलिस ने गलती से तफ्तीश में मेरा नाम भी मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल कर दिया। बाद में पता चला कि वो केस झूठा था। अब पुलिस ने मेरा नाम भी इन्वेस्टिगेशन से निकाल दिया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी मैडम। देखिए, अगर आप कानून का सहारा लेते तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती। आप अपने बेटे के साथ हो सकते थे इस वक्त। मैं बहुत डर गया था। मेरे ख़ानदान वालों के साथ साथ मेरी बीवी भी मुझे ही गलत समझ रही थी। मैंने अपनी मौत के ड्रामे के चंद रोज़ के बाद जब अपनी बीवी से फ़ोन पर रब्ता किया तो उसने ना सिर्फ मुझसे मिलने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि मुझसे एक वादा भी लिया कि मैं कभी अपने बेटे के सामने नहीं आऊँगा। और इस बुज़दिली की वजह से मैंने अपना पूरा ख़ानदान खो दिया। चले, जो हुआ गुजर गया, भूल जाएं उसे। आज की बात करें, अपने बेटे पर फख्र करें। इतनी मेहनत कर रहा है आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, इंजीनियर बनना चाहता है। मेरा मशवरा है उससे जाकर मिलें, सच सच उसे सारी हकीकत बता दें। ज़रूर मिलूंगा मैडम, जब वो आज़ाद हो जाएगा। ऐसे मैडम मेरा बेटा परी तो हो जाएगा ना? देखिए, आपके बेटे का केस थोड़ा पेचीदा है, बहुत से बड़े लोगों के नाम इसमें मुलव्वस हैं। वैसे कोशिश तो कर रही हूँ मैं दूसरे ज़राए से भी मदद लेने की। हो सकता है वैसे बहुत जल्दी अख्तर साहब आपको खुशखबरी मिल जाए। हेलो बुहारी भाई। हाँ बोल भाई, मामला बिगड़ गया है। वो मलिक ऐवान पुलिस के सामने मुंह खोलने वाला है। साइट एरिया स्कीम का मामला है, उसे ठिकाने लगाना होगा। काम हो जाएगा, मगर 1.5 करोड़ लेके आ। पैसा अब तक पहुंच जाएगा। मलिक ऐवान आज रात हॉलीडे रेस्टोरेंट में इंजीनियर वकास से मिलने वाला है। ठीक है, मेरा बंदा वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, लीजिए। इससे तो ये बात साबित हो गई कि मलिक ऐवान के कत्ल की प्लानिंग मेरे क्लाइंट ने नहीं की थी, किसी और ने की।
वो तो ठीक है अम्मा साहब, मगर ये रिकॉर्डिंग आपको मिली कहाँ से? इंस्पेक्टर साहब, अपने सोर्स का नाम तो मैं नहीं बता सकती। बाहर ये है फॉरेंसिक रिपोर्ट इस ऑडियो क्लिपिंग की, जिससे ये बात साबित होती है कि ये आवाज़ बुखारी गैंग के सरबराह की है। दूसरे शख्स की भी शनाख्त जल्दी हो जाएगी, लेकिन इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद मेरे क्लाइंट की ज़मानत तो तय है। हसन साहब, मामला वाकई बिगड़ गया, लेकिन आप परेशान ना हो, मेरे ज़हन में तरकीब है। पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 320 के तहत अगर कोई शख्स बेएहतियाती या गफलत से गाड़ी चलाने के बाइस कत्ले खता का मुर्तकिब हो तो उसे मुकदमे के हकाइक और हालात को मद्देनजर रखते हुए दियत के साथ कैद की सजा भी हो सकती है, जिसकी मुद्दत 10 साल तक हो सकती है। आमना कबीर की पेश करता इलियास बुखारी की फ़ोन कॉल ने सनसनी फैला दी है। इसी कॉल की तस्दीक के लिए हमने अपने सोर्स के जरिए साउथ अफ्रीका में मौजूद इलियास बुखारी से खुसूसी गुफ्तगू की है। हाँ, वो आवाज़ मेरी ही है। मुझे इकराम शेख ने मलिक अवान को कत्ल करने का टास्क दिया था। मलिक अवान को जहर देकर कत्ल किया गया और ये काम उस वेटर आमिर ने किया। उस लड़के की मलिक अवान से दुश्मनी थी। मैंने उसे 10 लाख का लालच दिया, जिसके बदले उसने ये काम किया। ये हुई ना बात। मैडम, खबरें देखी हैं आपने? देखी हैं। तुम्हारे पास क्या खबर है? 2 खबरें हैं मेरे पास मैडम। एक तो ये कि अकरम शेख की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। मेरे ख्याल में दूसरी खबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आपने बिल्कुल ठीक समझा। दूसरी खबर बहुत अहम है। मेरे एक मुखबर से फैसल बुलेट के ठिकाने का पता चल गया है। पुलिस जल्दी रेड मारने वाली है। अच्छा, दैट्स गुड। ये इंसान पकड़ा जाए और बयान दे दे तो इसकी गवाही पर आमिर की बेगुनाही साबित हो सकती है। वैसे तुम्हारा ये मुखबर वही तो नहीं जिसने हमें ऑडियो क्लिपिंग भी भेजी थी? मैडम, अब हर बात तो नहीं बताऊंगा। इंस्पेक्टर, तुम एक बार पूछो या 100 बार पूछो, हर बार मेरा एक ही जवाब होगा। ना ही तो मैंने मलिक अवान को मरवाया है और ना ही बुखारी से मेरा कोई वास्ता है। अच्छा, तो वो 1.5 करोड़ की रकम क्या अफ्रीका के सैलाब मुतासरीन को अतिया की थी? कौन से 1.5 करोड़? बकवास बंद करो। पुलिस उस तक पहुंच गई जिसने ये रकम बाहर भिजवाई, और इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे सारे पुराने कारनामों से पर्दा उठा दिया है। अब मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। कितना ही बड़ा वकील आ जाए, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। वो शूटर है ना फैसल बुलेट, वो भी हमारे हाथ में है। मैडम, फैसल ने बयान दे दिया है, मगर उसका बयान आमिर को बेगुनाह नहीं बल्कि गुनाहगार साबित करता है। क्या मतलब? इकराम शेख और इलियास बुखारी के राब्ते और बैरून मुल्क रकम की मुंतकली की तो तस्दीक हो चुकी है। बिल्कुल, और फैसल ने भी उसके बयान की तस्दीक की है। वो कहता है कि बुखारी के कहने पर वो रेस्टोरेंट पहुंचा था उस रात को।
मगर ऐन मौके पर मेरा पिस्टल जाम हो गया। हत्ता कि प्लान के मुताबिक रेस्टोरेंट की लाइट भी बंद हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बिजली बंद करने की चाल तेरी थी? जी साहब, मैंने ही वेटर कबीर को पैसे देकर कहा था कि कुछ देर के लिए लाइट बंद कर देना ताकि ईवान को मैं ठिकाने लगा दूं, मगर ये सारा प्लान चौपट हो गया। इससे पहले कि मैं दूसरा वार करता मैंने देखा कि खुद ही ईवान ढेर हो गया और उसके कुछ देर के बाद मैं वहाँ से निकल गया। ये पिस्टल जाम होने की कहानी कहीं और जाके सुनाना, हम सब जानते हैं आवान के गिलास में जहर तूने ही मिलाया था जिससे उसकी मौत हो गई। साहब मैं शूटर हूँ, गोली से खेलता हूँ, ये जहर का काम औरतों का है, मेरा नहीं है। अच्छा, अगर इलियास बुखारी ने तुझे वहां भेजा था तो फिर वो मीडिया में आमिर का नाम क्यों ले रहा है? पता नहीं साहब, हो सकता है भाई ने डबल इंतजाम किया हो, एक तीर ना चले तो दूसरा ईवान की जान ले ले। मुझे पिस्टल दे के भेज दिया और उसे जहर, और मैं फेल हो गया और वो पास। मैडम, फैसल के बयान के बाद प्रोसिक्यूशन एक बार फिर आमिर को गिरफ्तार कर सकती है। शहरियार, मुझे तो लग रहा है कि जानबूझकर हकायक को मस्क किया जा रहा है, इब्हाम पैदा किया जा रहा है ताकि असली कातिल बच जाए। आप ठीक कह रही हैं मैडम, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा है। इतनी तफ्तीश के बावजूद भी हम वहीं जीरो पॉइंट पे खड़े। कोई बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई बात है जो बिल्कुल नज़रों के सामने है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। ऐसा ही है मैडम। क्या मामला है? क्या हुआ मैडम? वारदात के रोज जो मुख्तलिफ लोगों ने रेस्टोरेंट में तस्वीरें खींची थी ना, उन तस्वीरों में से ये एक तस्वीर आमिर की है जो टेबल पर ग्लास सर्व करने से जरा देर पहले खींची गई है। आपका इशारा किस जानिब है मैडम? ग्लासों की तरफ शहरियार। जो ग्लास पुलिस के पास तहवील में है उनकी हमारे पास तस्वीरें हैं ना। कौन से फोल्डर में? वो डी ड्राइव। मिल गया। जो ग्लास पुलिस की तहवील में है और जो ग्लास इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, इसमें तो मामूली सा फर्क है, लेकिन इससे तो केस का रुख ही पलट सकता है। ये देखो जरा तुम। देखा, नजर आया तुम्हें? आप ठीक कह रही हैं मैडम। जो ग्लासेस आमिर ने मेज पर रखे उनमें से एक गिलास का किनारा टूटा हुआ है, और जबकि पुलिस के पास जो ग्लासेस हैं वो सब के सब साबित हैं। उसका मतलब किसी ने एक गिलास तब्दील कर दिया। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मलिक ईवान को जहर देकर मारा गया और उसको उसी के ग्लास में जहर दिया गया था, और वो ग्लास पुलिस की तहवील में है। लेकिन जो ग्लास चेंज किया गया है ना, वो टूटा हुआ ग्लास, वो असल में इंजीनियर वकास के सामने पड़ा हुआ था। लेकिन गिलास तब्दील करने का मकसद क्या होगा? इस बात का जवाब तो वो केमिकल ही दे सकता है जो मकतूल के मैदे से बरामद हुआ था। मैडम, आप तो पहेलियां बुझवा रही हैं। ये मालूम करो कि ये केमिकल दस्तयाब कहाँ कहाँ होता है, और सस्पेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग बनते हैं ना, उनमें से किसको इस केमिकल तक रसाई हासिल हो सकती थी। ठीक है मैडम। भाई वाह, तुमने तो बाजी पलट दी। गुड। अस्साम साहब, आसिफ सिद्दीकी मैदान में उतरता ही तब है जब उसे जीत का यकीन हो। केस की बिसात का हर मोहरा हमारे हक में है। बहुत जल्द वो लड़का आमिर दोबारा जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन अगर उस इकराम शेख ने मेरे खिलाफ मुंह खोला तो? नहीं, उसके पहले ही बहुत दुश्मन है। मेरा ख्याल है कि वो नए दुश्मन पैदा नहीं करना चाहेगा। हाँ?
आमना साहिबा, आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं। यानी जिन शवाहिद की बुनियाद पर यह केस तैयार किया गया वो जाली है। यही हकीकत है और ये काम बहुत चालाकी से किया गया है, लेकिन अच्छा है अब असली मुजरिम सामने आ गया है। कौन है वो? वही जो शुरू से जाए वारदात पर मौजूद था मकतूल के साथ। ये देखिए फाइल, इसमें रसीदें हैं। जिस दुकान से वो जहर खरीदा गया, हमने जब केमिकल की दुकान के मालिक को इस शख्स की तस्वीर दिखाई तो उसने तस्दीक कर दी कि यही वो शख्स है जिसने यहाँ से जहर खरीदा था। अब आप इसको गिरफ्तार कीजिए, बाकी तफसील यही देगा और ये भी पूछिएगा कि इसने जाए वारदात से ग्लास क्यों तब्दील किया था। समझ गया आमना साहब, बिल्कुल समझ गया। हाँ, मैंने ही मारा था उसे, तो और मैं क्या करता? वो कब्र में शामिल तमाम लोगों के नाम पुलिस को बताने ही वाले था, और उसमें तुम्हारा भी नाम शामिल था। हाँ, इस फ्रॉड में मेरा भी नाम शामिल था और आवाम चाहता था कि मैं वादा माफ गवाह बन जाऊं, और ये मुझे मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने उसे ठिकाने लगा दिया। मैंने पोटेशियम थायलमेट के बारे में पहले से पढ़ रखा था और वो मैंने हासिल कर लिया। मगर तुमने वो जहर आवान के गिलास में मिलाया कैसे? इसके लिए मैंने एक तीसरे वेटर की, जिसका नाम एजाज है, उसकी मदद हासिल की। मैंने उससे कहा कि आवान के गिलास में जहर मिला दे, और उसने ऐसा ही किया, क्योंकि मुझे भी शक था कि मेरे गिलास में भी जहर हो सकता है। इसलिए मैंने वो गिलास भी तब्दील कर दिया वहाँ से, और बाद में वेटर ने उसकी जगह दूसरा गिलास रख दिया। और उसी गिलास की वजह से तुम कानून के शिकंजे में आ गए, क्योंकि असल गिलास का किनारा टूटा हुआ था, और इस बात की निशानदेही आमना कबीर साहिबा ने की है। वकला की बहस और मुल्जिम के एतराफ़ जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मलिक ऐवान को इंजीनियर वकास अहमद ने कत्ल किया। अदालत आमिर अंसारी को रिहा करते हुए इंजीनियर वकास अहमद को ज़ेर दिफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।